सभी को नमस्कार। मेरा नाम है मदनलाल मधु। कहानियां सुनाता हूं। सुप्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय रामकुमार आत्रे। तो आइए दोस्तों, उन्हीं की लिखी एक बहुत ही शानदार कहानी जिसका शीर्षक है सांड, आप सबके सामने। हाथों में आए तोते कब उड़े थे, किसके उड़े थे कोई नहीं जानता। किसी से भी पूछकर देख लीजिए यह बात, कहेगा कि उसे क्या मालूम तोते थे भी या नहीं। थे तो कितने थे। हाथों के तोते उड़ जाना नामक यह कहावत आखिर कैसे बनी, इस विषय में कुछ भी कहना कठिन है। कहावतें इतिहास में दर्ज नहीं होती, हालांकि ये खुद इतिहास होती हैं। मतलब कि कहावतों के साथ समय, स्थान तथा तिथि नहीं जुड़ी होती, परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी ये इतिहास बनकर समय के साथ चलती रहती हैं। लेकिन राम सिंह तथा श्याम सिंह के साथ ऐसा नहीं था। उन्हें जब बारी बारी से समीप के कस्बे में स्थित गौशाला के स्वामी सदानंद का फोन मिला तो उन्हें महसूस हुआ कि सचमुच में ही उनके हाथों में आए तोते उड़ गए हैं। समाचार था ही ऐसा। इससे पहले जब वे दोनों बचपन में गांव के स्कूल में पढ़ा करते थे तो हिंदी अध्यापक द्वारा इस कहावत का अर्थ बार बार समझाने के बावजूद वे कभी समझ नहीं पाए थे। वे सोचा करते थे कि हाथों के तोते उड़ जाने से बना बनाया काम भला कैसे बिगड़ सकता है, परंतु आज उन्हें इस कहावत का अर्थ बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया था। उनके हाथों में आए सिर्फ तोते ही नहीं उड़े थे, बल्कि उनके तो होश भी फाख्ता हो गए थे। जब उन्हें समाचार मिला तो वे दोनों अपने अपने खेत में काम कर रहे थे। कुछ देर तक तो उन्हें सूझा ही नहीं कि वे आखिर करें भी तो क्या करें। किसी तरह छोटे भाई ने साहस किया, बाइक उठाई और दौड़ता हुआ जा पहुंचा बड़े भाई के पास। बड़ा भाई माथा पकड़े बैठा था, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। छोटे ने उसे अपने साथ बाइक पर बिठाया और पहुंच गया कस्बे वाली गौशाला में। स्वामी सदानंद अपने कमरे में थे। उनके साथ ही एक कुर्सी पर उनका पिता चांद सिंह बैठा हुआ था। चांद सिंह ने अपने बेटों को देखा तो अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। उन्होंने बारी बारी से उनके पिता के पांव छुए, पर वह पत्थर की मूर्ति की तरह चुप बैठा रहा। बेटों ने खूब अनुनय विनय किया कि वह उनका कसूर बताएं। वे धरती पर नाक रगड़कर माफी मांगने को तैयार हैं, इसलिए पिता को चाहिए कि वह उन्हें क्षमा कर दें। साथ ही साफ साफ बतला दें कि उनसे या उनकी बहुओं से ऐसी क्या गलती हुई है ताकि वे फिर से ऐसी गलती कभी ना करें। स्वामी जी ने चांद सिंह को समझाने का काफी प्रयास किया। वह प्रयास भी चांद सिंह को पिघलाने में असफल रहा। अंत में स्वामी जी ने चांद सिंह से कहा कि एक बार वह उन्हें अपने मन की पूरी बात बता दें। यदि उन्हें लगा कि चांद सिंह की समस्या उचित है तो वे उसके बेटों का नहीं, उसका साथ देंगे। तब कहीं जाकर चांद सिंह ने अपना मौन तोड़ा और कहा कि वह जो भी कहना चाहता है अपने रिश्तेदारों तथा गांव की पंचायत के समक्ष कहेगा। स्वामी जी के कहे अनुसार वह अपने निश्चय को अमली जामा पहनाने से एक दिन के लिए और रुक जाएगा। ऐसा सुनकर बेटों की सांस में सांस आई और वे भागे गांव की ओर ताकि वहां की पंचायत के सदस्यों को वहां आदर सहित ला सकें। फोन के द्वारा अपने सभी बुजुर्ग रिश्तेदारों को तुरंत गौशाला पहुंचने का अनुरोध करना भी वे नहीं भूले। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया था कि वे एक भयंकर मुसीबत में फंस गए हैं। इस मुसीबत से वे ही उन्हें बचा सकते हैं।
चांद सिंह ने वह पूरा दिन गौशाला में ही बिताया। रात में भी वह वहीं स्वामी जी के कार्यालय में ही सोया। बेटों को के कहने पर भी घर नहीं गया। अगले दिन उसके रिश्तेदार वहां पहुंच गए। गांव के बुजुर्ग पंचायती भी वहां आ चुके थे। चांद सिंह के बेटे उन्हें अपने साथ वहां ले आए थे। इस प्रकार बाहर से आए लोगों की बड़ी संख्या ने एक बड़ी पंचायत का रूप धारण कर लिया। सभी लोग चांद सिंह को वहां बैठा देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्हें अभी तक भी मालूम नहीं था कि उन्हें वहां क्यों बुलाया गया है। उन्हें सिर्फ इतना ही बताया गया था कि चांद सिंह अपने बेटों से किसी कारण कुछ नाराज है, उसे किसी तरह समझा बुझा कर घर लाना है। वह नाराज क्यों है, किसी को मालूम नहीं था। थोड़ी बहुत जानकारी थी तो स्वामी जी को थी, उन्हें भी पूरा किस्सा मालूम नहीं था। सभी लोग पंचायत के रूप में एक अर्धचंद्राकार घेरा बनाकर बैठ गए। बीच में बैठे थे स्वामी जी और चांद सिंह। एक बुजुर्ग पंचायती ने चांद सिंह से कहा, भाई चांद सिंह, तुम्हारे बेटों का कहना है कि तू इनसे रूठकर यहां चला आया है। ऐसी क्या बात हो गई? ये सभी लोग इस बात को जानना चाहते हैं। इतने बड़े आदमी को इस तरह रूठकर बैठना शोभा नहीं देता। तुम अपने मन की बात हमें बताओ। चांद सिंह बुजुर्ग की बात सुनकर अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया। प्रश्न पूछने वाला बुजुर्ग आयु में उससे कहीं बड़ा था। उसने पहले तो हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया, फिर बोला, बड़े भाई, आपने जो बात पूछी है वह मैं बताऊंगा, लेकिन राम सिंह ने और श्याम सिंह ने आप सब लोगों को यहां बुलाया है तो यह भी जरूर बताया होगा कि मैं क्यों रूठा हूं और रूठने के बाद क्या करने वाला हूं। नहीं भाई मेरे, हमें यह नहीं बताया गया कि तुम क्यों रूठे हो और क्या करने वाले हो। बस इतना ही कहा गया है कि तुम नाराज हो। इनका यह भी कहना है कि ये दोनों बेकसूर हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से तुम नाराज होकर यहां आ बैठो। बुजुर्ग ने ही चांद सिंह की बात का उत्तर दिया। तो फिर इनसे यह तो पूछ लेते कि मैं क्या करने वाला हूं। स्वामी जी ने ऐसा इन्हें बता ही दिया था। यह बात भी इन्हें आप लोगों को बतानी चाहिए थी। मामूली सी बात होती तो इतनी भाग दौड़ नहीं करते। क्यों इकट्ठा किया आप लोगों को इन्होंने? क्यों तकलीफ दी आप सबको, इन रिश्तेदारों को? बुजुर्ग समझ गया कि बात अवश्य ही गंभीर है। वह बड़ी बड़ी समस्याओं का पंचायती फैसला करने में माहिर था। इसलिए उसने चांद सिंह के बेटों को बड़े प्यार से कहा, राम सिंह, श्याम सिंह, तुम्हारे बाप का कहना है कि तुम्हें इस बात की जानकारी है कि यह क्या करने वाला है। तुम्हें यह बात भी हमें बतानी चाहिए थी। खैर, अब कहो कि यह क्या करने वाला है। बुजुर्ग की बात सुनकर बेटे घबरा गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। दोनों पंचायत के बीच हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनके सिर झुके हुए थे। राम सिंह बड़ा था, उसी ने बोलने का साहस किया। बुजुर्गों, आप सब मेरे बाप की उम्र के हैं, कुछ तो इनसे बड़े हैं। हमसे गलती हो गई, हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं। स्वामी जी ने हमें टेलीफोन करके बताया था कि हमारे पिताजी अपनी सारी जमीन जो 12 एकड़ है गौशाला के नाम दान में देना चाहते हैं। हम दोनों भाई हर साल फसल उगने के समय अनाज और दाना गौओं को दान में देते रहे हैं। यह सब हम अपनी इच्छा से करते आए हैं। स्वामी जी तो कभी मांगने नहीं गए, इसलिए ये हमें खूब प्यार देते हैं। इनका कहना था कि हमारे पिताजी को ऐसा न करने के लिए बहुत समझाया है, पर ये मान नहीं रहे हैं, अपनी जिद पर अड़े हैं।
ये तो कल ही तहसील कार्यालय जाकर जमीन दान में देने की कार्यवाही करना चाहते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने फोन करके यहाँ बुलाया था। पिताजी नहीं माने तो आप लोगों को यहाँ बुला लाया। हम आप सबके सामने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगकर भविष्य में कुछ भी ऐसा न करने का वचन देने के लिए तैयार हैं। आप जो चाहें दंड दे लें, हम वह भी भुगतने को तैयार हैं। राम सिंह का स्पष्टीकरण सबने ध्यान से सुना। थोड़ी देर तक उन लोगों में खुसर फुसर होती रही। फिर सब उसी बुजुर्ग के मुंह की ओर देखने लगे। उन सबने परोक्ष रूप से उसे अपना मुखिया स्वीकार कर लिया था। बुजुर्ग ने चांद सिंह की ओर मुड़ते हुए कहा, चांद भाई, तुम्हारे बेटों की बात तुमने भी सुन ली और हमने भी। तुमने गौशाला के नाम जमीन दान करने का फैसला लिया है, सोच समझ कर ही लिया होगा। तुम एक अनुभवी आदमी हो। जमीन दान में देने से तुम्हारे बेटों के परिवार सड़क पर आ जाएंगे। ये दोनों जमीन पर खेती करके ही अपना गुजारा कर रहे हैं। तुमने इन्हें जन्म दिया है, अब तुम ही इन्हें इस तरह लावारिस बनाकर भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहे हो। जरूर ऐसी कोई बात हुई है जिसने तुम्हारा दिल दुखाया होगा। हम सब उस अपमानजनक घटना या कहानी को जानना चाहते हैं। तुम्हें वह बात बिना किसी लाग लपेट के सबके सामने रख देनी चाहिए। हम भी उस सच्चाई से रूबरू हो सकें जिसके कारण तुम जैसे अनुभवी और इज्जतदार इंसान को ऐसा फैसला लेना पड़ा। चांद सिंह फिर से अपने स्थान पर उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने बेटों सहित वहां बैठे सभी लोगों के चेहरों पर एक दृष्टि डालते हुए अपनी बोली में कहना शुरू किया, स्वामी जी, बुजुर्गों और मेरे सभी रिश्तेदारों, आप में से ज्यादातर लोगों को मालूम है कि हम 2 सगे भाई थे। मैं बड़ा था, उसके हिस्से की जमीन भी मेरे नाम चली आई। इस प्रकार कुल 7 एकड़ का मालिक हो गया था। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, पर मुझे मेरे बाप ने सिखाया था कि जो इंसान अपनी जमीन के साथ जमीन बनकर काम करता है, जमीन उसे धन देने में कोई कमी नहीं छोड़ती। यह सीख मेरे काम आई। मैंने और मेरी घरवाली ने मिलकर दिन रात इतना पसीना बहाया कि जमीन लक्ष्मी बनकर हम पर धन बरसाने लगी। उसी धन से मैंने 5 एकड़ जमीन और खरीद ली। यदि मैं दारू पीता, चोरी चकारी करता तो जमीन के साथ जमीन नहीं बन जाता। मेरी घरवाली ने मेरा साथ बहुत अच्छी तरह से दिया था। ऐसा कहते कहते चांद सिंह थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था। उसकी आंखें कुछ गीली हो आई थी, स्वर भी भारी हो गया था। शायद उसे अपनी स्वर्गवासिनी पत्नी की याद आ गई थी। लोग चुपचाप उसके मुंह की ओर देख रहे थे। उसने फिर से बोलना शुरू किया, जमीन की कमाई से दोनों बेटों के लिए मकान बनवाया, दोनों को 10वीं जमात तक पढ़ने के लिए स्कूल भेजा। मैं तो चाहता था कि ये कॉलेज में भी पढ़ें, पर ये खुद ही आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, इसलिए उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दिला सका। मजबूरन इन्हें खेती के काम में लगाना पड़ा। दोनों की शादी करा दी। दोनों के यहाँ जल्दी ही बच्चे होने लगे, पर इनकी बहुएं अपनी सास के साथ बना कर नहीं रख पाई। इनके झगड़े होने लगे। मेरी घरवाली का भी थोड़ा बहुत कसूर जरूर रहा होगा। सास होने की सोच बहू के साथ झगड़ा करने का मुख्य कारण होती है। हमारे समाज में भी कभी दोनों बहुएं एक तरफ हो जाती, कभी एक एक करके उसके साथ लड़ने झगड़ने लगती। इस झगड़े को मिटाने के लिए ही मैंने दोनों बेटों को अलग कर दिया। मैं और मेरी घरवाली एक कोठरी में अलग से रहने लगे। सब कुछ ठीक चलने लगा था कि पिछले वर्ष
घरवाली को मियादी बुखार हुआ सो हुआ, बस उसकी मौत बनकर उसे साथ लेकर ही गया। बीच में रुककर उसने सांस ली, फिर से बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अब घरवाली के मरने पर समस्या उठ खड़ी हुई कि मैं किसके साथ रहूं, कौन मेरा खाना पकाए। मैं सब काम जानता था पर खाना पकाना नहीं जानता था। मेरे दोनों बेटों ने आपस में सलाह करके मुझे बांट लिया। इनका कहना था कि 6 महीने मैं बड़े के साथ रहूं और 6 महीने छोटे के साथ। मुझे यह बात पसंद नहीं आई। बंटवारा तो मकानों का, चीज़ों का, ज़मीन और पशुओं का होता है। इंसान के बंटवारे वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर वे महीना महीना उनके पास रखने की बात करने लगे। दोनों में से किसी ने भी नहीं कहा कि मैं पूरी तरह उसके साथ रहूं। आखिर मैं यही तय हुआ कि मेरी जहां इच्छा हो वहीं भोजन कर लूं। मैं यही करने लगा। एक दिन बड़े के वहां खा लेता तो दूसरे दिन छोटे के यहाँ। त्योहार के दिन एक वक्त छोटे के यहाँ तो दूसरे वक्त बड़े के यहाँ। मैं हर रोज अब भी खेत में जाता रहा, कभी एक के खेत में तो कभी दूसरे के खेत में काम करता, जैसा भी मुझसे बनता। सब कुछ सही चल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, पर बात कुछ और ही थी। धीरे धीरे मेरी समझ में आ गया कि बहुएं मुझे बोझ समझने लगी हैं। उनका व्यवहार मेरे लिए उपेक्षा पूर्ण होता जा रहा था। खाना खाते वक्त मुझे बासी रोटियां दे दी जाती। ऐसा करते समय बहू चालाकी करती, वह बासी रोटी को ताज़ा गर्म रोटियों के बीच में रख देती, परंतु मेरी जीभ मुझे बता देती कि रोटी बासी है। पर मैं चुपचाप से बासी रोटियां निगल लेता। हालांकि मैं बासी खाना खाने का आदी नहीं रहा। बेटे जिस दिन शहर की मंडी में जाते तो वहां से फल और मिठाई खरीद कर लाते। बच्चे मेरे सामने फल और मिठाई खाते रहते, पर बहुएं जानबूझकर मेरी अनदेखी कर देती। बच्चे तो कभी न कभी कह भी देते कि बाबा तुम भी फल खाओ, पर मैं यह कहकर उन्हें टाल देता कि बाद में खा लूँगा। घर में दूध अच्छी मात्रा में होता है, पर मुझे पानी मिलाकर दूध दिया जाता है। ये सारी बातें मैं चुपचाप बिना कोई विरोध किए सहता रहा। बेटों के सामने कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन बेटों ने कभी मुझसे यह नहीं पूछा कि पिताजी आपने फल या मिठाई खाई कि नहीं। दोनों बहुएं अक्सर ऐसा ही करती। मेरे साथ बहुएं ऐसा व्यवहार क्यों करती थी, मैं समझ नहीं पाया। मैंने तो उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार से तंग नहीं किया था। हो सकता है अपनी सास से हुए झगड़े का बदला वे मुझसे ले रही हूं। परंतु कल जब मैं छोटे बेटे की बैठक में घुसा तो मेरी पुत्रवधू आंगन में बैठी कपड़े धो रही थी। उसने मुझे वहां घुसते नहीं देखा था। उसके पास में 5 साल का मेरा पोता बैठा था। उसने मुझे वहां घुसते देख लिया था। मैं थका हुआ था, इसलिए पोते को आवाज नहीं दे पाया। चुपचाप चारपाई पर लेट गया। पोते ने मेरे वहां आने की खबर दिए बिना ही अपनी माँ से पूछा कि क्या दादाजी आज अपने यहाँ खाना खाएंगे। इस पर उसकी माँ ने अपनी ही धुन में उत्तर दिया, बेटा तेरा दादा तो खागड़ सांड से, जित जी करे से उड़े घुस जा से। उसकी इस आदत ते मैं और तेरी ताई दोनों जनी तंग आ लिए सा, जितोड़ ने मुंह उठाया न्यूए चाल पड़े से। समझ में नहीं आंदा कि के करा। पोते ने माँ की बात सुनकर फिर से पूछा, माँ खागड़ के हो से, अरो क्योंकर तंग करया करे। उसकी माँ उसे झिड़कते हुए बोली, पागल कड़ी का, खागड़ नहीं देखा तने आज तई। बावड़े ओ भारी सा पशु जुड़सा गाया गिल्या आंड्या करे से, जिसके भी खेत में घुस जाते से
फसल का नाश ठादे से, बिल्कुल बड़द बरगा हो से। फर्क यूं से बड़द के नाक में नाथ घले से, वो हड़ में जोत्या जा से, और खागड़ छुट्टिया घूमया करे से। मुझे यह सब साफ सुनाई दे रहा था। मैं तुरंत वहां से उठा और यहाँ गौशाला में पहुंचकर स्वामी जी के पास ही खाना खाया। इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि दोनों बहुएं मुझे लेकर एक मत हैं। निश्चय ही वे अपने अपने पति को भी ऐसा ही कहती समझाती होंगी। अब आप ही कहें कि मैं उनके साथ कैसे रहूं, कैसे उनके हाथों का बना खाना खाऊं। अपनी बात समाप्त करके चांद सिंह बैठ गया। सभी लोग अपनी अपनी बात रखना चाहते थे। ज्यादातर लोगों का मत था कि घरों में ऐसी बातें होती ही रहती हैं। इन बातों को लेकर घर छोड़ना अक्लमंदी की बात नहीं है, और अपने बेटों को जमीन से बेदखल करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति जो चुपचाप कुछ सोच रहा था, उसने सबको चुप कराते हुए पूछा, भाई चांद सिंह, तूने गौशाला में आकर यहाँ रहना और जमीन गौशाला को दान में देने का फैसला करने से पहले तुम्हें चाहिए था कि अपने बेटों से बात करते, बहुओं वाली बात उन्हें बताते। यदि नहीं मानते तो पंचायत बिठाते। बात समझ में नहीं आ रही। तुम चाहते तो जमीन का तीसरा हिस्सा अपने पास रख लेते और उससे मिलने वाले ठेके के पैसे से अपना गुजारा कर लेते। चांद सिंह लोगों की बात सुनकर खुद को आहत महसूस कर रहा था, क्योंकि किसी ने भी उसके दर्द को नहीं समझा था। बुजुर्ग व्यक्ति की बात का भी उसे जवाब देना ही था, सो उठकर बोला, मुखिया जी, मेरी पुत्र वधुएं मुझे खागड़ समझती हैं। आप तो जानते हैं कि खागड़ तो गौओं में ही रहता है। बढ़िया गौएं गौशाला को छोड़कर और कहाँ मिल सकती हैं। रही बात जमीन को दान में देने की, तो जहां मैं रहूंगा, खाना खाऊंगा, तो मेरा फर्ज बनता है कि वहां के लिए भी कुछ करूं। इसीलिए गौओं के और खुद के भले के लिए ही मैंने अपनी जमीन गौशाला को दान में देने का निश्चय किया है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि बहू द्वारा कही गई बात से सिद्ध होता है कि मेरे बेटों को उनकी बहुओं की बात के बारे में सब कुछ मालूम है। पंचायत को तकलीफ देना मैंने उचित नहीं समझा, सो यहां चला आया। चांद सिंह का तर्क सुनकर मानो सबको सांप सूंघ गया हो। सब चुप हो गए। दोनों बेटों को लगा कि बात पूरी तरह बिगड़ चुकी है, तो वे दोनों पिता के पांवों में गिरकर रोने लगे और माफ कर देने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। सभी लोग चांद सिंह पर दबाव देने लगे कि उसे अब तो मान जाना चाहिए। भविष्य में यदि वे गलती करें तो वह अपने फैसले को कार्य रूप देने में स्वतंत्र होगा। अभी तक राम सिंह और श्याम सिंह के हाथों से उड़े तोते वापस नहीं लौटे थे और सांड गौशाला छोड़कर बाहर निकलने को तैयार नहीं था। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, शुभ दिन।